बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के हवाले से। तकरीबन 425 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको आज से तकरीबन 7 या 8 माह कबल इस बिना पर उनको मुअत्तल किया गया था कि ये करप्शन करते हैं महकमे में। आज तकरीबन 7 से 8 माह गुजर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मुलाजमीन का जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे क्या ये करप्ट हैं या नहीं, ये भी फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन 7 माह से या 8 माह से ये मुलाजमीन मुअत्तल हैं और इनकी तनख्वाहें जो है वो रुकी हुई हैं, और ये मुलाजमीन जो है वो मुसलसल जो है वो महकमा सेहत या फिर जो है वो आला हुकाम के साथ राब्ते में रहे हैं और उनको अपने मुतालबा कहते रहे कि उनका मुतालबा यही था कि जी इनकी कम से कम इंक्वायरी कराई जाए, अगर ये करप्ट हैं तो इंक्वायरी कराई जाए, और जो करप्शन में मुलव्वस है या जो जिसके ऊपर करप्शन साबित होती है तो उसको यकीनी तौर पर आप सज़ा दें। लेकिन 425 मुलाजमीन का मकसद ये है कि तकरीबन ये अगर ख़ानदानों की बात करें तो ये हज़ारों के हिसाब से जो लोग बनते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये मामले के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये चूँकि मामला स्पीकर पंजाब असम्बली के पास चला गया, यानी कि पंजाब असम्बली के अंदर डिस्कस हुआ है, और इस मामले को जो है वो एक MPA साहिब हैं राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब, इन्होंने तहरीक इल्तवाए कार जमा करवाई थी। और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने क्या कहा, उसके बाद इन मुलाजमीन के फ्यूचर के हवाले से क्या बात हुई, एक हम शॉर्ट सुन लेते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली का। जी सर, इजाज़त हो, बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर। ये इश्यूज़ दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट से मुतल्लिका था सर, 2 इस पर रेजोल्यूशन दी थी। ये मिनिस्टर साहब आपके सामने वॉशरूम, जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब आपके सामने यहाँ अंडरटेकिंग दे गए थे, श्योरिटी दे गए थे कि मैंने 2 हफ्ते में कमेटी में से हम लोगों को दोबारा चेक कर लेंगे। आलमोस्ट वो काम हो गया हुआ है जो मेरे पास इतला है सर, और उसमें 99% लोगों के खिलाफ कोई एलिगेशन भी नहीं। सर मेरी गुजारिश ये है कि उन 8-9 महीने से लोग सस्पेंड पड़े हुए हैं, दरबदर धक्के खा रहे हैं, एलिगेशन भी उन पर कोई नहीं साबित हो रहा, तो कम से कम ये बता सकती हैं कि ये सेक्रेटरी साहिबा या मिनिस्ट्री कब तक उन्हें दोबारा अपनी हलकों में भेजेंगे या करेंगे जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं। अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन हो, मैं कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं। ऑनरेबल स्पीकर, इसमें ये जो मोज़ेज़ रुकन कह रहे हैं जी, ये बात मेरे हाफ़ज़े में भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं इसमें आप ऐसा करें, जी जी, आप काइंडली बिफोर वी कंक्लूड दी तरीके इल्तवाए कार, आप इस पे उनसे मिनिस्टर साहब से रब्ता करें जी और उनसे ये पूछें जी कि ये 600 ख़ानदानों का मामला है जी, और उनको अगर एक ही सेट ऑफ एलिगेशंस पर रिमूवल ऑफ सर्विस किया गया है जी और किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं मिली, तो ये तो फिर कोई उनकी मिनिस्टर साहब की, यहाँ पर दोनों मिनिस्टर साहिबान की जी ये कुछ लोग वो थे जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में थे जी, और कुछ लोग टर्शरी में थे, प्राइमरी में। तो ये अगर वो सारे लोग नौकरियों से निकाल दिए गए जी और उनके ख़िलाफ़ कोई ड्यू प्रोसेस भी नहीं हुआ, कोई पीडा की कार्रवाई भी नहीं है, जी एक स्टीरियोटाइप ऑर्डर के तहत उन सबको निकाला गया है, जी, और मिनिस्टर साहब ने अश्योरेंस दी थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि वो इस पर एक रिपोर्ट मुफस्सल देंगे। तो आपका जवाब या तो वो रिपोर्ट मुफस्सल है। सर रिपोर्ट मुफस्सल के साथ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो जवाब है डिपार्टमेंट की जानिब से आया उसमें कमेटी के बना दिए जाने की इत्तला है, और उसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको सुना जा चुका है, MS साहिबान को भी सुना जा चुका है, और इसमें से कुछ लोगों को ओहदों पर वापस भी भेजा जा चुका है। नहीं, उसकी रिपोर्ट दे दें फिर। जी मैं सर रिपोर्ट पेश कर दूँ। तो ये रिपोर्ट आप असेंबली सेक्रेटेरिएट को, जी ये रिपोर्ट आप असेंबली सेक्रेटेरिएट को नॉट लेटर देन ट्यूसडे दें जी, ठीक है, कि कितने लोग निकले, ओके जी, कितनों को हेयरिंग दी गई, जी कितनों को रीइंस्टेट किया गया, जी और कितने का मामला पेंडिंग है, जी ऑनरेबल, और फिर नेक्स्ट सिटिंग जो भी होगी इस हाउस की जी उस तक आप इसको कंक्लूड करवा के आप रिपोर्ट को फिर कंप्लीट भी करवा देंगे। जी रिपोर्ट मुफस्सल जी राय बना साहब के, ठीक है जी,
जी ठीक है जी, थैंक यू। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का जो है वो एक शॉट सुना। ये इस वक्त मामला पंजाब असम्बली के अंदर है, कमेटी बनी और ये कब का मामला था, कितना टाइम हो चुका है, कमेटी ने क्या फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर एक बात, बड़ी अहम बात है, मैं ये बता दूं कि MPA राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब जो है वो अपोजिशन के नहीं हैं, वो हुकूमती MPA हैं, यानी कि उनका ताल्लुक नून लीग से है। उन्होंने ये तहरीक इल्तवाई कार जमा करवाई है। तो उन्होंने एक और बात की है कि 99% लोग यहाँ पर जो है वो बेगुनाह हैं, यानी किसी करप्शन में मुलव्वस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक हुकूमती MPA जो है वो एक सवाल उठा रहा है और वो कह रहा है कि ये जो मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है, इनको जो है वो ये इनके ऊपर करप्शन साबित नहीं हुई। तो ये एक बहुत अहम मामला है, क्योंकि मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये हज़ारों के करीब ख़ानदान है। ये 425 अगर मुलाजमीन है तो उनके अगर इनकी फैमिली की बात करें तो ये हज़ारों बनते हैं ना। तो इसके ऊपर जो है वो आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तारफ़ करवा दूं आज के जो मेरे पैनल में हैं। उमर दराज साहब हैं, हमारे नुमाइंदा लाहौर रंग। उमर, आपको वेलकम शो में कहते हैं। उसके साथ जो इसमें अफेक्ट हुए हैं लोग, वो भी आज मेरे साथ हैं। मलिक जुल्फ़कार हुसैन अवान साहब, सदर ऐप्का सर गंगाराम अस्पताल लाहौर। अवान साहब, आपको वेलकम प्रोग्राम में। और इसके साथ शेख मोहम्मद नुसरत साहब, सदर पंजाब लाइड हेल्थ प्रोफेशनल हेल्थ सपोर्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब वेलकम। उमर, ये कब का, ये स्पीकर पंजाब असम्बली ने कब कहा था, कितना टाइम हो चुका, कमेटी बनने के बाद क्या हुआ? तकरीबन इसको 3 माह हो चुके हैं। राजा शौकत साहब जो हैं वो गुजर खां से PP 109 के जो हैं वो MPA हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने तहरीक इल्तवा सबमिट करवाई थी और उसमें इन्होंने कहा था कि तकरीबन 180 जो एहलकार हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो स्पेशल हेल्थ के हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से जो हैं वो 317, तकरीबन ये 497 मुलाजमीन हैं, जिनके बारे में इनका कहना था कि इन पर जो साबिक सेक्रेटरी हेल्थ है अली जान साहब की जानिब से एलिगेशन लगाया था और बिना शोकाज दिए इनको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। कोई इंक्वायरी हुई, कोई शोकाज नोटिस जारी हुआ? जी, इस पे किसी किस्म का शोकाज नोटिस जारी नहीं और जो हुआ। उन्होंने कहा है कि 99% लोग जो हैं वो इसमें बेगुनाह हैं, किसी किस्म की कोई जो एलिगेशन है वो साबित नहीं हुए। उनका ये मौक़िफ़ है। हाँ जी, उनका ये कहना था राजा शौकत साहब का कि इनमें से बेशतर जो मुलाजमीन हैं उनकी सर्विस जो है वो 18 से 20 साल गुजर चुके हैं, यानी एक काफ़ी अरसा मुलाजमत करने के बाद उन पे ये एलिगेशन लगाया गया, जबकि इसकी इंक्वायरी नहीं की गई। उनका ये भी कहना था कि इनमें से एक अफसर ऐसे भी थे जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी वाइफ जो थी वो हार्ट पेशेंट थी और उनको जो है उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। उनके बच्चे जो है वो ईद के दिन जो है वो भूखे रहे और उनको ख़ुद भी जो है वो फालिज का अटैक हुआ। उनका ये कहना था कि इस तरह के हालात जो है कि एक दयानतदार जो मुलाजमीन है, उनका ये भी कहना था कि अगर कोई मुलाजिम जो है वो करप्शन में साबित होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज भी पंजाब असम्बली का इजलास था और आप इजलास में मौजूद थे, क्या अब खामोशी क्यों इख्तियार कर ली गई है? अब 3 माह गुजर चुके हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आप अगर एलिगेशन है और आपने सुने बगैर अगर इतने खानदानों को निकाल दिया है तो कोई जवाब लेकर आए। अब क्यों नहीं रखा जा रहा? ये सब इस मामले को जब भी कोई इजलास शुरू होता है तो उसका एक एजेंडा होता है। एजेंडे में सवाल और जवाब का भी जो है वो बाकायदा तौर पर रात को जो है वो उसके जवाब जिस मेंबर ने भेजा हो सवाल, उसको उस इजलास शुरू होने से एक रात पहले ही जो है उसका जवाब जो है वो मिल जाता है, जिस पे वो तैयारी करके आता है। इस सेशन में जो है वो राजा शौकत जो है वो ना कल आए ना वो आ जाए और इस सेशन में उनका सवाल जो है वो एजेंडे में शामिल नहीं था। जो सवाल एजेंडे में शामिल होगा उसी का जवाब जो है। ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मैं जो है वो शेख नुसरत साहब से बात कर रहा हूँ। शेख साहब बताइएगा कि सारा कुछ सुन लिया आपने, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने क्या कहा। अब मुझे बताइएगा कि इस वक्त कमेटी की जो बात हुई है, कमेटी ने क्या फ़ैसला किया? अच्छा मेरे साथ बात यह है कि अभी तक जो है ना तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के जो उन्होंने वो कर लिए हैं, अपनी हेयरिंग्स कर ली हुई हैं उनमें। और कमेटी में कौन कौन शामिल था ये भी बता दें। में स्पेशल सेक्रेटरी साहब थे और एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट थे और इसके अलावा वहाब जो IT के इंचार्ज हैं वो थे और SO सेक्शन AHP2 वो थे शामिल। तो ये एक जो नुमाइंदा उन्होंने SNGAT से लिया था वो वहाँ नहीं बैठा, सॉरी टू से, जिनको बैठना चाहिए था, जिनकी वजह से ये सारे मामलात हैं। असल में बेसिकली बात ये थी कि
जो ये होती है अथॉरिटी तो बहुत नहीं है जो हमारी हेयरिंग कर रहे हैं, अथॉरिटी तो थी एमएस ने हमारी ये सब हेयरिंग करनी थी। ये सारे मुलाजमीन का ग्रेड क्या है, स्केल क्या है? स्केल जो है ये 1 से लेकर 15 तक जो है। और इनकी अथॉरिटी कौन है? वो अथॉरिटी एमएस साहब। ठीक है, तो एमएस मौजूद होगा? एमएस साहब बिल्कुल उस मौजूद कमेटी थे में? और एमएस साहब को बिल्कुल इसकी हेयरिंग भी करनी चाहिए थी, पीडैक्ट भी वो लगा सकते थे, लेकिन चूंकि ना तो कोई हेयरिंग हुई, ना कोई पीडैक्ट, ना सिंगल कोई उनकी एक्सप्लेनेशन हुई, ना उनको शोकाज हुआ, उसके बगैर ही उनको जनाब सेक्रेटरी डिस्पोजल कर दिया गया, जो कि एक सरासर ये शुरू में इसके पीछे कौन था? लाकानूनियत वाली बात थी इसके पीछे। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि लोग साहब सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब का बहुत किरदार रहा है उसके अंदर। वो कुछ अपनी मनमानी है, कुछ अपनी मनमर्जी करते रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ मामला गड़बड़ हुए, जिसको नुकसान सर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी उठाना पड़ा, क्योंकि ये तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग थे जिनको बहुत ही अपनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी इन 6 से 7 माह के दौरान। ठीक है, तो बाकी जो लोग हैं हमारे जो मुलाजमीन हैं वो इतने एक शदीद उसका शिकार थे, अपना कसम पुरसी का शिकार थे, आपको बता नहीं सकते कि गुर्बत में ज़िंदगी उन्होंने इतनी गुजारी है। शेख साहब 425 आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे उमर साहब हैं वो 497 का डाटा दे रहे हैं। जी जी। तो हुकूमत या महकमा सेहत के हुकाम कोई बेवकूफ़ तो नहीं, कम इन्होंने कोई करप्शन की होगी? सर नहीं, कुछ भी नहीं, साबित ही नहीं होगा। 99 लोग, आपने सुन लिया स्पीकर साहब ने क्या कहा है, 99% लोग जो हैं वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। शेख साहब यहाँ पर मैं आपको MP राजा शौकत अजीज भट्टी साहब लाइन पर आ चुके हैं, चूँकि उन्होंने ये सारा मामला उठाया था और काफ़ी हद तक आपकी मदद भी की उन्होंने, और उनसे बात कर लेते हैं। राजा शौकत अजीज साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से शामिल। जी वालेकुम सलाम। राजा साहब, आपने ज़बरदस्त मामला उठाया पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर, ये जो 425 या 57 के करीब जो मुलाजमीन हैं, उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली साहब ने, आपने भी जो वहाँ पर सवालात किए, आपने बल्कि ये बताया कि 99% लोग बेगुनाह हैं, उनके ऊपर एलिगेशन नहीं साबित हुए। तो अब इसका आगे क्या होगा? इन मुलाजमीन को जो कमेटी बनानी थी उन्होंने भी बगैर सुने इनको जो है वो दूर दराज शहरों में इनकी 25,000 अगर सैलरी है तो इनको लाहौर के बंदे को मुल्तान अगर लगाए जा रहे हैं, तो फिर तो इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इनके साथ वही एक सलूक जारी है। इसका एक्चुअली इशू ये है कि अगर किसी आदमी के खिलाफ कोई कंप्लेंट, कोई इंक्वायरी, कोई इशू हो, उस पर उसे सस्पेंड किया जाए, उस पर उसे शोकाज दिया जाए, उस पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, वो तो जज तय होना चाहिए। जो कोई किसी कार्रवाई में इन्वॉल्व हो या जिसके खिलाफ कोई, उसके हम कोई सिफारिशी नहीं थे। इनके साथ किया ये कि ये एक अपनी तरफ से एक लेटर जारी करके तकरीबन 158 प्राइमरी हेल्थ, क्योंकि एक सेक्रेटरी साहब थे उस वक्त, और तकरीबन 300-350 के करीब स्पेशल हेल्थ के मुलाजमीन को इन्होंने लाहौर रिपोर्ट करने के लिए कह दिया विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट किसी शो काज के। जब वो लाहौर उनको सस्पेंड कर दिया, 4 महीने सस्पेंशन रही, 4 से ज्यादा हो गए, आप तो 8-9 हो गए, उन्हें पे भी नहीं मिली, 4 महीने से ज्यादा सस्पेंशन रह नहीं सकती थी, 6 महीने गुजर गए। मैंने इसमें एडजर्नमेंट मोशन डाली कि अगर इनका कोई कसूर है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर नहीं है तो इन्हें वापस अपने, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर के लोग थे, इनकी सीनियरिटी बेसिस डिस्ट्रिक्ट पे इनके प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर या इनके COs बनते हैं या इनके MS बनते हैं। बिल्कुल। और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो इन्हें सजा दें और फारिग करें। बिल्कुल। अब 6 महीने बाद किसी आदमी के खिलाफ कोई शोकाज देने से रहे वो, बिल्कुल ठीक बात समझ गए। वो इस तरह का इतना बड़ा जुल्म। फिर जब मैंने एडजर्नमेंट मोशन डाली, उस पर उन्होंने क्या किया कि पिंडी वाले को बावलपुर, बावलनगर, मुल्तान, बिहाड़ी, इस तरह, और उधर वाले को अटक, जेलम, पिंडी, फैसलाबाद, इस तरह करके अक्रॉस द प्रोविंस जो है वो उन्हें खराब करने के लिए भेज दिया। आप अगर वो दूसरे जिले में ज्वाइन करते हैं तो उनका जो सर्विस कार्डर सीनियरिटी बनती है वो आगे पीछे हो जाती है। तो राय साहब आप दोबारा सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी तो कहा था कमेटी बनाए। अभी लास्ट ये जो सेशन था 2 दिन पहले, उसमें दोबारा फिर डायरेक्शन दी है CM साहब, अपना स्पीकर साहब ने, कि विद इन 2 वीक, बल्कि ट्यूसडे का उन्होंने दिन मुकर्रर किया था कि दोनों सेक्रेटरी साहबान मेरे ऑफिस में आए
मुझे इस पर तफसीली रिपोर्ट दें, और जिन लोगों के साथ बारे में कोई चीज साबित नहीं, और जो मेरे पास रिपोर्ट है 90% 99% लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट किसी तो ये रिपोर्ट आपके पास कहाँ से आई थी राजा साहब? ये रिपोर्ट आपके पास आ गई, लेकिन महकमा सेहत के पास क्यों नहीं है ये रिपोर्ट? महकमा सेहत के पास पड़ी हुई है, बंदे क्लियर पड़े हुए हैं, सिर्फ सेक्रेटरी प्राइमरी जो है वो देख रही है स्पेशलाइज की तरफ, और स्पेशलाइज देख रहे हैं कि वो इनको वापस भेजें। अब तो साहबका सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब भी चले गए राजा साहब, वो भी चले गए जिन्होंने इनको मुअत्तल किया था, और बगैर किसी शोकाज, बगैर किसी इंक्वायरी के उन्होंने सारे पंजाब की हेल्थ को मुअत्तल किया हुआ था, वो उनका जाना बनता था। लेकिन अभी जो आए हैं वो ये देख रहे थे कि कहीं हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। उन्होंने कमेटियां बनाई, इंक्वायरीज हुई, और इंक्वायरीज में जितनी रिपोर्ट्स ली हैं 99% बंदे उसमें क्लियर हुए। मैं नहीं कहता कि 100% सही होंगे, 2-4-10 हो भी सकते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई इशू है तो उन्हें उसके खिलाफ चार्ज करें, मेरा कोई इतराज नहीं। लेकिन राय साहब आप ये कहते हैं कि किसी भी बंदे को निकालने के लिए, खा वो कोई सियासतदान है या कोई भी बंदा है, अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो फिर साबित भी हो, अगर साबित नहीं होता तो फिर तो वो बंदा बेकसूर है। जी बिल्कुल। मतलब आप मुझे ये बताएं ना जी कि एक वार्ड बॉय या लिफ्ट ऑपरेटर को आपने निकाल दिया, दूसरे जिले में भेज रहे हैं, कितना बड़ा उसके पास इख्तियार था। और पिंडी बेनजीर हॉस्पिटल में एक साहब ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने एम्प्लॉइज ऑफ मंथ डिक्लेयर किया, उसे 2 एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए हुए हैं पिछले 2 MSs ने, और कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और कोई उसके खिलाफ 25 साल नौकरी में कंप्लेंट नहीं है, और उसको भी इस लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट में डाल के पुडे लाइन लगा दी है। बिल्कुल। राजा शौकत साहब बताइएगा कि कौन सा ऐसा मामला था पीछे कि मजबूर हो गया महकमा सेहत कि उनको ये मुलाजमीन दर्जा चहारम या फिर जो है वो स्पोर्ट्स स्टाफ के मुलाजमीन ही मिले कि इनको जो है वो पीछे कोई अंदरूनी बात तो बताएं। बाकी बहुत छोटे छोटे बेशुमार है, मैं एक इश्यूज आपकी नजर कर देता हूँ। सेंट्रल प्रिक्योरमेंट के नाम पर तमाम सीईओ से इख्तियार लेके प्रिक्योरमेंट का ये सेंट्रलाइज में लाते थे, और सेंट्रलाइज उसकी लिमिट क्रॉस कर जाती थी। उसमें प्री क्वालिफिकेशन के लिए कंपनियां वो उसके लिए प्री क्वालिफाई करनी होती थी, उनसे करोड़ों रुपए लेके अपनी मर्जी की कंपनियां प्री क्वालिफाई कर देते थे, फिर दोबारा वही प्रिक्योरमेंट का इख्तियार वापस जिलों में चला जाता था और MS के पास चला जाता था। अगर यही इन्वेस्टिगेट हो जाए तो अरबों रुपए का गैप बनता है। तो आप समझते हैं कि साहबका सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब इस सारे मामले में मुलव्वस निकलेंगे? अगर कोई आप इंक्वायरी करते हैं मामला सामने आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जारी बात है, अगर मैं इंचार्ज हूं, मेरे नीचे मामला हो रहे हैं तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल। जब एक एक बंदे को 7 इख्तियार दिए हों जी, और वो कोई बात समझे ना, ये अहमद शाह रंगीले का दौर तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब आप एक बड़ा बेड़ा ठाया आपने इन मुलाजमीन बेचारों के लिए। जाहिर है ये मुलाजमीन, इनके घर के चूल्हे बंद हो गए थे। अब आप कोई हमारे साथ कोई वादा करते हैं कि इनके जो मामले को मुसलसल पंजाब असेंबली के अंदर फाइट कर रहा हूं? मेरा कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई वोटर इसमें नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जो करप्ट है आप कहते हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन निकलती है तो उनके खिलाफ मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जिस पे कुछ साबित होता है मैं उसका कोई सिफारिशी नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जो है वो MP जी 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 बात करें, बात करें। इस डिपार्टमेंट में सिर्फ यही एक इशू नहीं है, इस डिपार्टमेंट में इस तरह के 500-700 बल्कि उससे भी ज्यादा और एक टीम जिन्हें प्रमोट कर दिया गया था और 8-10 साल वो प्रमोट रहे, फिर एक DG साहब ने उनके आर्डर वो कैंसिल किए, फिर वो CM की मौजूदगी में एक कमेटी बनी, उनकी प्रमोशन वेरीफाई हुई कि ठीक हुई है, उसके बावजूद आज 4 साल हो गए हैं, वो पता नहीं 2000 के करीब खानदान है, वो आज तक उनकी, जब वो रिटायरमेंट पर जाने लगते हैं तो वो उन्हें कहते हैं नहीं वो आपकी प्रमोशन से पहले का ग्रेड होगा। वो कई हजार बंदों की पेंशन का इशू बना हुआ है। राजा शौकत साहब, आप बड़ी गहरी नजर रख रहे हैं महकमा सेहत के मामलात के ऊपर। वो सेहत आजकल पाकिस्तान की भी खराब है और लोगों की भी खराब है, इसी वजह से इस पे तवज्जो दे रहा हूँ जनाब। बहुत शुक्रिया राजा साहब। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा वापस आते हैं।
वेलकम नाज़रीन हम बात कर रहे हैं महकमा सेहत के मुलाजमीन के हवाले से 8 माह से उनको मुअत्तल किया गया है और अभी तक जो है वो पंजाब असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के कहने के ऊपर जो है ये मामला पंजाब असम्बली के अंदर भी है और स्पीकर पंजाब असम्बली के कहने के ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन अभी तक इन मुलाजमीन को बहाल नहीं किया गया, बल्कि जो है वो ये लाहौर में तैनात थे और इनको मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में तैनात किया जा रहा है। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं जी हमारे जो है वो दूसरे जो गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। मलिक जुल्फ़कार हुसैन वान साहब, मलिक साहब ये बताएँ कि 425 हों या 500 हों, इन मुलाजमीन ने कोई करप्शन की होगी तो फिर ही है इनको मुअत्तल किया गया, कोई ना कोई बात तो है ना, एवं कौन किसी को निकालता है? सर ये पर्सनल इलविल की वजह से हुआ। अगर किसी मुलाजम के अगेंस्ट कोई करप्शन का इल्ज़ाम है भी तो उसको जो सस्पेंड करना था वो कंसर्न अथॉरिटी ने करना था। किसने करना था बता दें? मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस ने, एमएस साहब ने। ठीक है। ग्रेड 1 से 16 तक जो अथॉरिटी है जो SNGA ने डिटरमिन की हुई है वो कंसर्न एमएस है। ठीक है। अब आर्डर किसने जारी किए इन मुलाजमीन के? आर्डर सेक्रेटरी साहब ने, अली जान साहब ने, अली जान साहब का सेक्रेटरी है, साहब का सेक्रेटरी, उन्होंने जारी कर दिए। ठीक है। अच्छा, बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी कि ये अमूमन मैं जब देखता हूँ कि जब किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई एलिगेशन होता है तो एक इब्तदाई इंक्वायरी होती है। जी। तो एलिगेशन कैसे पता लगा कि जो है वो फलां करप्ट है, फलां ईमानदार है, कैसे पता लगा? बेसिकली सर ये आपने बुनियादी जो सवाल पूछा कि ये क्यों हुआ, ये अली जान साहब ने पिछले ये 3, 4, 5 साल से ये सेक्रेटरी थे, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी के भी और इधर स्पेशलाइज के भी। इन्होंने क्या किया कि रीवैम्पिंग के नाम ना पूरे पंजाब के अंदर कि वो पैसा फंड एलोकेट करवाया और फंड एलोकेट करने के बाद उन्होंने रीवैम्पिंग के नाम से ना मतलब है कि वो रेनोवेशन स्टार्ट कर दी पूरे हॉस्पिटल के अंदर, सारे पूरे अस्पताल गिरा दिए। ठीक है, सारा मामले का पता है मुझे। रेनोवेशन हुई, रीवैम्पिंग हुई, उसमें करप्शन हुई सर, उसमें अरबों रुपए की करप्शन। नाम आपका लगा दिया नहीं, उसमें सर अटेंशन डाइवर्ट की, यानी कि उन लोगों का ध्यान जो है ना, पब्लिक का ध्यान जो ना कन्वर्ट कर दिया दूसरी तरफ। कन्वर्ट कर दिया सेक्रेटरी हेल्थ ने, उसी बड़ी टीम थी उसके साथ। इनको इन मुलाजमीन के ऊपर एलिगेशन लगा दिए। इन मुलाजमीन को ना लोगों को अटेंशन डाइवर्ट कर दी कि लोगों का ध्यान ये रहे कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। अली जान साहब ने ये प्रिज्यूम किया कि मैं करप्ट लोगों को जब इनको मैं रिपेट्रिएट करूँगा या इनको मैं सस्पेंड करूँगा। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल है मलिक जुल्फ़कार वान साहब कि इन मुलाजमीन में ऐसे मुलाजमीन कोई हैं जो अद्वियात चोरी में मुबैना तौर पर मुलव्वस? सर उसमें ये भी एक एलिगेशन ही है। ये एलिगेशन है सर। देखें कि हर चीज़ एक कानून के तहत है। अगर इनके बकौल इनके कि अगर उन्हें मेडिसिन चोरी कर रही है, उनको जिस तरह राजा साहब ने भी कहा उनको सज़ा होनी चाहिए। क्वेश्चन इज डेट कि उनको सज़ा कौन देगा? सज़ा तो सर उनको एमएस ने उसको चार्जशीट करना था, शोकाज करना था। चार्जशीट हुए? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए सर। कोई शोकाज नहीं, कोई चार्जशीट नहीं। उसमें सर बेशतर में आपको सवाल तो फिर मेरा वही है ना, पता कैसे लगा? ये तो जरा अंदर की बात है, आप बता नहीं रहे मुझे कि ये बंदा करप्ट है, ये ईमानदार है, कैसे पता? नहीं सर, वो तो कोई मैकेनिज्म तो यही होना था सर, उनको चार्जशीट होनी थी, चार्जशीट शोकाज होना था। तो फिर नाम कैसे आ गया? नाम सर उन्होंने पूछी किसी सर गंगाराम म्यू अस्पताल सर सेंट्रल, जब इन्होंने वो रीवैम्पिंग के नाम पर स्टार्ट किए है तो जब ये पब्लिक ने ये कहा जी कि वार्ड तो आपके बंद हो गए, ट्रीटमेंट जो आपकी ना वो स्टक होगी, पेशेंट जो है ना आपके वार्डों में नहीं आ रहे, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने इन लोगों को उठाया, ये करप्ट लोग हैं और हम इनके साथ आपको निकालने से 425, 50, 500 के करीब, 497 के करीब निकालने से सिस्टम ठीक हो चुका है? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हुआ है, ज़्यादा ख़राब हुआ सर। जो करप्ट लोग था तो वो तो महकमे में मौजूद है, अभी भी मौजूद है, 100% सर, अभी भी करप्शन हो रही है। शेख नुसरत साहब से पूछते, शेख साहब मैकेनिज्म क्या था कि सर्विस से अगर 10 बंदे निकालने हैं और गंगाराम से 5 निकालने, म्यू से 3, जनरल से 2, जना से 5, इनका मैकेनिज्म कहाँ से डायरेक्शन आती थी? कौन निकालता था कि ये करप्ट है, इसको डाल दो, इसको जो है वो डाल दो उस लिस्ट में? मैं ये सब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात पता क्या है? बात ये है कि देखें एमएस साहब हमारे अभी नए आए थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा अपना मेरा डिपार्टमेंट जो है ना वो कौन सी जगह पर है, तो उनको हमारे बारे में तो किसी के बारे में इल्म नहीं था। लेकिन चंद लोग आपके जो मुखालफिन अस्पतालों के अंदर हैं वो ही बताते होंगे कि शेख नुसरत का नाम डाल दें, मलिक जुल्फ़कार वान का नाम डाल दें। सर वो मुखालफिन ऐसे थे, मैं बताता हूँ आपको, जो वसीम चौधरी का नाम डाल दें। सेक्रेटरी साहब के साथ जो उनकी टीम थी वो बेसिकली नाम सिलेक्ट करवाते थे अपने चंद लोग जो उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में
वो रैकी खुद करते उन्होंने थे? वहाँ पर लगाए हुए हैं, अस्पतालों में रैकी करते थे? अस्पतालों में वो लगाए हुए हैं उन्होंने, अपने उनके बंदे लगे हुए हैं, वो ही उनके असर भी हैं, वो उनकी सेक्रेटरीट में सारी बातचीत चलती है, उन्होंने ही ये सब काम करवाए हैं और नाम भी उन्होंने दिए हैं। एमएस साहब को कतई कुछ नहीं पता था, किसी तो वो अस्पताल कैसे के किसी आप को अपने शोकस अस्पताल करते? सर्विसेज की बात कर रहे हो, जो जी, कि जी, आप मैं- सर्विसेज से हैं, जी जी और मलक साहब गंगाराम से, जी, जी। आप अपने अस्पताल की बात कर रहे हैं जी सारों जी, की। मैं यानी कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन एमएस साहब का तो पता ही नहीं है ना, जिन्होंने इसकी इंक्वायरी करनी है, शोकाज करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है, वो है एमएस साहब। एमएस साहब आए 15 दिन पहले, तो उनको कैसे पता है कि यहाँ शेख नुसरत गलत है या मलक जुल्फ़िकार गलत है या मियां नवीद साहब गलत है, कौन गलत है? देखिए ना, यहाँ पर आप पहले इस बात को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऑलरेडी जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, जिनको सेक्रेटरीट की जानिब से उनको आशीर्वाद थी, उन लोगों ने एमएस साहब को एमएस साहिबान को नाम दिए। एमएस साहिबान मैं आपकी पूरे सारी पंजाब के जो बात मान उनकी ली, बात कर उनकी टीम ने बताया। अब मैं आपको एक छोटा सा नाम बताऊं, नहीं, नहीं। मैं एक छोटी सी बात जी। आपकी काटते हुए बात ऐसे, हमारा एक लड़का है, मुलाजिम है, सैयद इर्तिजा हसन नकवी साहब, उनकी डेजिग्नेशन है, यानी कि ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना इनका जहन माशाल्लाह मतलब है कि फास्ट चल रहा था कि वो सैयद इर्तिजा हसन नकवी साहब जो हैं वो हैं यहाँ पर अपना रिसेप्शनिस्ट, उनको उन्होंने लिख दिया है इमेज इंटेंसीफायर ऑपरेटर। अब आप ये देखें कि वो एक बाकायदा डिप्लोमा के थ्रू आता है और वो रिसेप्शनिस्ट है, उसको इन्होंने उठाकर और मुल्तान भेज दिया है। अब मुझे ये बताएं, ये इस बात को क्लैरिफाई करें ज़रा थोड़ा सा, कि वो बंदा, उसकी वो डेजिग्नेशन ही नहीं है। मतलब ये आलम था इनका बंदों को कि बस जल्दी जल्दी उठा दो इनको, यहाँ पर छोड़ो ना और इनको ले जाओ यहाँ से, फेंक दो इनको, ख़त्म कर दो, मुका दो। लेकिन शेख साहब, मेरा सवाल फिर वही है, आपकी सारी बात मैं मानता हूँ कि कानून पर अमल दरामद नहीं किया, जो SOPs थे, इंक्वायरी नहीं की गई, इधर उधर से सुनकर नाम डाले गए, सारी बातों से मैं भी ये बीट करता हूँ, सारा पता है मुझे, लेकिन फिर भी आपके मुलाजमीन अद्वियात चोरी में मुलव्वस तो हैं। सर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो खुद कहते हैं, हम तो आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम अब भी कहते हैं कि जो लोग मुलव्वस हैं मेडिसिन चोरी में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर से, अब मुझे ये बताएं आप, अद्वियात चोरी मराका से आपको भी पता है कि मराका से जिस वक्त वहाँ से इंसुलिन चोरी होती हैं, ठीक है, तकरीबन 2 करोड़ से भी अबव जो उसका आपको पता है, इसमें उसका अपना वो भी चल रहा है, केस भी चल रहा है। तो मुझे बताएं उस कार्रवाई का क्या बना? अगर हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन चोर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझते क्यों नहीं हैं मेडिसिन चोर नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। और जो दूसरे बेगना लोग हैं, उनके खिलाफ FIRs हैं सर, ये देखें, दें उनको, FIR होने के बाद सामने लाएं। पकड़े गए? बिल्कुल पकड़े गए हैं, FIRs उनके ऊपर, लाएं उनको सामने। अभी काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आप देखें, मलाएं एमएस साहब, जो एमएस साहब ये कहते हैं, वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, उनके पास जो FIR पड़ी हुई हैं लोगों की, क्यों नहीं उसके ऊपर अमल होता? उसके ऊपर अमल करें। ये जो लोग बेगुनाह निकाले गए हैं, इनके जो आप लोगों ने उनकी रोजी रोटी छीनी है, क्यों? 7 माह से उनके बच्चे भूखे हैं, क्यों? वजह ये है कि एमएस साहिबा ने बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर देखे, बगैर परस्यू किए उन लोगों को जो है ना वो नौकरी से ऊपर से डायरेक्शन आती थी ना, इस बंदे को लिस्ट में डालें, तो फिर मैंने और बता दिया, उसको रिपोर्ट कर दें महकमा से। ये इनकी एमएस से पूछा भी नहीं जाता, एमएस से तो पूछा भी नहीं जाता था, क्या पूछा जाता था? नहीं, कुछ कोई राय थी? एमएस साहब को तो सिर्फ वो एक वो आता था मैसेज, उसके थ्रू वो जनाब मैसेज करते थे, वो ऐसे करके मैसेज करना, उसका शनाख्ती कार्ड और उसको फारिग कर दें। भाई ना कोई शोकाज, ना कोई उसका एक्सप्लेनेशन, ना कोई उसकी इंक्वायरी, तो कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर इसकी मजे की बात देखें कि पीडा एक्ट 2006 में ये लिखा है कि जिस वक्त आपकी इंक्वायरी चल रही हो ना, तो उस वक्त आपने बिल्कुल भी उसकी तनख्वाह बंद नहीं कर सकते। इन्होंने वो भी किया, वो भी गैर कानूनी काम था। मुअत्तल होने के बाद आपकी तनख्वाह बंद कर नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, लेकिन बंद कर दी गई। बंद कर दी गई, और बंद करने के बाद ये नहीं किया खाली इकट्ठे मिलेंगे ना आपको। सर, इकट्ठे मिलने का मकसद नहीं है। अच्छा, 6-7 माह हमारे बच्चे भूखे मर जाए, चलें आप ये सब इस बात को फाइनल कर लें। ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर बच्चों का रिज़्क या तो किस तरीके से फिर आप इसको वो करेंगे? मुझे बताएं ना, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके पढ़ना भी है उन्होंने, क्या उनको निकाल दें स्कूलों से? उनके बच्चे भी निकले हैं सब, यकीन माने। एक वजह जो चीज़ थी ना, वो जो राजा शौकत साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कही थी, उन्होंने कहा था कि मुबैना तौर पर जो साबिक सेक्रेटरी हेल्थ है अली जान साहब, वो मुख्तलिफ मेडिसिन कंपनी से जो है वो माल दवाइयाँ खरीद के ना वो जो है वो सप्लाई देते थे।
ये जो जिन लोगों को बरतरफ किया गया था, जिनको सस्पेंड किया गया था, इनके ये बेसिकली तौर पे उनकी राह में रुकावट थे, क्योंकि एक रुपये की चीज़ 10 रुपये में जब मिलती थी तो वो इसके लिए जो है वो आवाज़ उठाते थे, जिसकी वजह से इस पदाश में उनको जो है राजा शौकत साहब ने कहा कि उस पदाश में मुबैना तौर पर वो जो लोग जो थे वो रुकावट थे, जिसकी वजह से उमर साहब वो तो एक बड़ी बात ये भी कर गए हैं कि जो है वो अगर इंक्वायरी कर ली जाए साहब का सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की तो अरबों रुपए का जो है वो गपला निकल सकता है। जी बिल्कुल, इस ये तरह बात भी वो करते गए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो सेक्रेटरी अली जान की जानिब से जो MPS के खिलाफ जो रवैया अपनाया गया था उस पर तो 42 से ज़्यादा MPS ने रिक्वेजिशन यानी जो तहरीक अल्तवा कार जमा करवाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इनको बुला के मुद्रा साहब ये बताएं कि ये वैसे एक बड़ी बात नहीं है कि एक हुकूमती MPA वो अपने महकमे के ऊपर ये बात कर रहा है, एक हुकूमत के अंदर रह के तहरीक अल्तवा कार किसी ऐसे मामले के ऊपर जमा करवानी, तो ये एक बड़ी बात जी। ये मैं जब से ये पंजाब असम्बली की बीट कर रहा हूँ उसमें मैं जो अमजद जावेद साहब हैं, एक वो और एक राजा शौकत साहब जो हैं, ये गो के मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ जी, पॉइंट ऑफ करते हैं और उस पर ये भी कहते हैं कि अगर कोई करप्शन में मुलविस है तो उसको करार वाकई सज़ा दी जाए, लेकिन किसी को नाजायज़ जो है वो ना। अब उन्होंने दोबारा फिर कहा हमारे इसी प्रोग्राम में कि वो 1 या 2 दिन बाद जो है वो इस मामले को जी ट्यूसडे को जब लास्ट टाइम फ्राइडे को सेशन हुआ था तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये कहा था कि ट्यूसडे तक इस पे जो है वो किया जाए, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली आज जो है वो जिनीवा जो है वो रवाना हो गए। अब वो नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसमें जो है वो ये सवाल हो गए, इसमें जी सवाल हो गए, इसका जवाब दिया जाएगा। बाकायदा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जो रुजदा लोधी साहिबा, वो बताएंगे उसको। तो स्पीकर पंजाब असम्बली की कोई यहाँ पर आर्डर भी हो सकते हैं अगर वो डायरेक्शन दे दे और महकमा सेहत ऊपर अमल दरामद करे, अगर वो कह रही है कि इनको उसी जगह पर लगाया जहाँ से इनको जो है वो रिपोर्ट किया गया। जी बिल्कुल, जब इंक्वायरी में वो लोग बेगुनाह दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिकली उनको उनकी जगह पे जो है वो दोबारा। बिल्कुल ठीक। मलिक जुल्फ़िकार अवान साहब से बात करते हैं। मलिक साहब, ये कानूनी तौर पर तो हमने बात जो है वो आपकी मानते हैं कि सबको पता है कि पीड एक्ट है और इब्तिदाई इंक्वायरी होती है, शोकज होता है, जवाब देना होता है। इस दौरान आपने कभी सेक्रेटरी हेल्थ साहब का अली जान को या दूसरे लोगों को मिलने की कोशिश की है? आपने कभी बताया कि हम तो बेगुनाह हैं, कुछ साबित नहीं हुआ, कोई एलिगेशन साबित करें तो हम जो है वो सज़ा के लिए तैयार है, वरना हमें हमारे महकमों में या अस्पतालों में लगाया जाए? सर, उसके लिए मैं इन पर्सन अगर बात करूं तो जब इन्होंने मुझे सस्पेंशन आर्डर इन्होंने जारी किए तो मैंने दूसरे दिन उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया उन सस्पेंशन आर्डर को। सबसे पहले थे जो जिन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने इनको कॉल किया, इन्होंने वही ब्यूरोक्रेटिक अंदाज अपनाते हुए वो सस्पेंशन आर्डर वहाँ कोर्ट में खड़े खड़े विड्रा कर दिए, यानी इनका हेल्थ डिपार्टमेंट का लॉ ऑफिसर विड्रा कर दिए। मैं वापस गंगाराम जाकर नए आर्डर जारी किए, मैं गंगाराम में जाकर ज्वाइन करता हूँ सर, तो दूसरे दिन फिर ये सेक्रेटरी साहब रेफर बैक मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट। यानी कि दूसरे लफ्जों में ये है कि दास्ती हुक्म को भी एक टेक्निकल तरीके से फारग किया। उसमें सर बुनियादी जो चीज़ आप बार बार उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये आखिर किन लोगों ने आपका बताया, ये यानी कि तमाम लोगों को, ये 450-500 लोगों को क्यों निकाला? में आप लगे थे, आपका ये कह दिया गया जी कि मलिक अवान साहब, मलिक जुल्फ़िकार अवान साहब करप्ट हैं, तो किसने कहा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ सर, इसने सोमो टीमें बनाई हुई थी सेक्रेटरी ने, ठीक है। वो सोमो टीमें जो थी वो सबसे ज़्यादा करप्शन का सबब थी। वो सोमो टीमें जो लोग करप्ट थे, जो अभी भी हैं, वो सोमो टीमों उनसे पैसे कलेक्ट करते थे महीने के। अब जब हम लोग उसमें रुकावट थे, ठीक है, तो हम कहते हैं कि दूसरे लोगों को कहते हैं भाई आप इनको पैसे क्यों इकट्ठे करके देते हो, ये सोमो टीमों वालों का क्या ताल्लुक है महकमे के साथ? तो वो लोग फिर ना कॉन्फिडेंशियल जो है ना वो जाकर सेक्रेटरी साहब को, बल्कि वो मिर्ज़ा वलीद बेग साहब को जाकर बताते थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी था, उसका राइट हैंड था, कि ये बंदा फलाने यूनिट के अंदर गंगाराम के अंदर राइट हैंड था, डिप्टी सेक्रेटरी वलीद बेग साहब, और ऊपर जो थे वो राजा साहब थे, राजा मंसूर साहब स्पेशल सेक्रेटरी। ये तीनों करप्ट लोगों का टोला था, तीनों। मैं गारंटी से ये बात करता हूँ, अगर इंक्वायरी राजा साहब करवाते हैं हम उसे साबित कर देंगे। साहब के हवाले से कोई बात कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, कभी कोई बात सामने नहीं आई? सर है इसमें बात, वो कभी आपके अस्पताल का उन्होंने वैसे भी विजिट नहीं किया? दूसरे डिप्टी सेक्रेटरी साहब तो जो है वो अक्सर साबित कर देंगे, तो फिर सर हम साबित कर देंगे इसको। मैं सर एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, रीवैम्पिंग के नाम पर इन्होंने रेनोवेशन की बिल्डिंग की, बिल्डिंग स्ट्रक्चर वही है, जस्ट लाइक सर आपका ये रूम है,
इसकी कैपेसिटी तो इनहांस या डिक्रीज तो हो सकती है, इनहांस नहीं हो सकती। मैं उस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर पेशेंट की एसेसरीज जो थी, बेड थे, कार्डियक मॉनिटर थे, एसी थे, और उसका दूसरा जो टेबल्स थे, जितना भी उसका सामान था वो फंक्शनल था। रीवैम्पिंग से पहले अस्पताल बंद नहीं था, वो फंक्शनल था। वो तो सामान भी चोरी हुआ रीवैम्पिंग वाला अस्पतालों से। जी सर, चोरी नहीं हुआ, वो ठेकेदार ले गया, साथ ले गए, साथ वो ले ठेकेदार अलग, किसका था? और अलग वो रॉ मटेरियल नहीं था सर। अगर आउट ऑफ ऑर्डर था तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको क्या था, कंडम होना चाहिए था थ्रू कमेटी। बिल्कुल ऐसा है, वो कंडम कहीं भी नहीं किया गया, वो हम लोग उसमें रुकावट थे उस सामान की वजह से। हाँ, हमने उसकी रिपोर्टिंग की है बाकायदा। हमारे डॉक्टर आमिर सलीम थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो डे बाई डे वीडियो बनाता था, ये रीवैम्पिंग के नाम जितनी भी थी। उस डॉक्टर को अभी रातों रात नकवी साहब ने ये इलेक्शन से मेरे 3 या 4 दिन पहले उसको भी उन्होंने रिपेट्रिएट करके उसको सस्पेंड करके उसके खिलाफ इंक्वायरी उसके करवा दी कि आपको जरूरत कैसी पीछे हुई। वजह यही थी, पैसे ये वजह है कि वो वीडियो बना रहा था कि जो सामान बाहर जा रहे अच्छा, अब ये कि जो मामला सामने आया है कि एसी खरीदे गए थे अस्पतालों के लिए, गर्मियां गुजर गई हैं, वो कहीं इधर कमरे में पड़े रहे। सर वही है ना, वो यही है, ये वही है ना सर, रीवैम्पिंग के नाम पर। और उसके बाद बेशुमार सामान चोरी हुआ है। मैं एक एग्जांपल बताऊं, अंदाजन कितने का सामान अस्पतालों से, सारे सारों से करोड़ों कहें, अरबों कहें सर, ये तकरीबन कोई 25-30 करोड़ रुपए बनते हैं सर, 25-30 करोड़ रुपए बनते हैं, अरबों के हिसाब से बनते हैं। यही बात हमने राजा आप एक अस्पताल की बात कर रहे मैं नहीं सर, एक अस्पताल पे 25-30 अरब तो नहीं, एक अस्पताल के अंदर तकरीबन करोड़ की बात कर करोड़ की बात कर तो रहे हैं, ये 50 लाख 50 करोड़ सारे, जी जी, तो फिर अरबों तो बनते हैं। अरबों बनते हैं सर। तो इसका भी कोई ऑडिट वगैरह भी कोई ऑडिट नहीं है। ऑडिट इसमें हो रहा है, हिंड्रेंस आ रही है। मसलन के मैं गंगाराम की यूनिट की अगर आप बात, सेक्रेटरी हेल्थ नए आ गए जी जी, तो उनको चाहिए नहीं कि ये सारा जो करप्शन हुई है सर, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि गंगाराम की यूनिट के अंदर, गंगाराम की मैं बात करूंगा कि सेक्रेटरी साहब ने स्पेशल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की टीम भिजवाई है। वो इंटरनल ऑडिट टीम ने सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा है कि ये मुझे रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कौन? ये हॉस्पिटल वाले, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? सर ये तो ये आप देखें ना, ये चीजें आपने देखी। ये सिर्फ एक अस्पताल का एक अस्पताल की बात कर रहा हूँ। और ऑडिट रिकॉर्ड प्रोवाइड ऑडिट ये टीम कौन सी थी ऑडिट ये इंटरनल ऑडिट की टीम, इंटरनल टीम, वो तो उन्होंने लेटर लिखा सर सेक्रेटरी साहब को, उस सेक्रेटरी साहब के रिप्रेजेंटेटिव है, तो गंगाराम इंतजामिया ने उसको रिकॉर्ड नहीं दिया। क्यों सर ये तो इंतजामिया से फिर पूछा जाए, सेक्रेटरी साहब पूछ सकते हैं ना। आप कहते हैं जी सेक्रेटरी आप साहब, तो वो एमएस भी नहीं है, आप तो एमएस भी नहीं लेकिन है। सर वो उनके जो करिंदे वो भी मौजूद हैं, जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि जो उनके जो कार्य खास हैं, जो सीटों पर लगे हुए हैं, वो सबको उस टीम के हिस्से हैं। अच्छा, शेख नुसरत साहब बताया कि अब आस है कोई सर इन मुलाजमीन का फ्यूचर क्या सर? अब उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कुछ चंद लोगों के जो है ना ऑर्डर किए हैं और किसी को भी वापस अपने इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा, जो सख्त जुल्म है। अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है, स्पीकर पंजाब असेंबली साहब ने क्या कहा था? जी, स्पीकर पंजाब असेंबली अगर किसी के खिलाफ कुछ नहीं तो उनको वापस भेजें उनकी सीट पर, उधर ही जिधर से वो उनको लिए रिपोर्ट बैक किया तो था। जब वो कुछ नहीं निकला तो फिर क्यों नहीं उनको वापस किया? क्यों उनके साथ ये ज्यादती की जा रही है? क्यों जुल्म किया जा रहा है? और फिर वो अपनी अब ये नहीं होता यहाँ पर, वो आपने फाइल लेनी है, अपनी वो एलपीसी लेनी है, वो एजी ऑफिस जाना है। कमेटी का सिलसिला चल रहा है या बंद पड़ा है? जी सर, 100 बंदे आपने कहा पीए हुए, वो सिलसिला चल रहा है या बंद पड़ा है? उन्होंने किया ये है कि तकरीबन 87 लोगों के ऑर्डर्स निकाले हैं जो कि उनको वापस अपने इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा। वो बेगुनाह लोग हैं। अभी ये 500 में से 100 लोगों के ऑर्डर, 87 लोगों के उन्होंने 87 लोगों के ऑर्डर निकाले हैं। वो ऑर्डर्स जो हैं वो उनको उनकी जगह पर नहीं भेजा जहां से वो उनको लिया था। तो इनका उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। यही है कि इनको पंजाब के मुफ्त शहरों में लगा। हाँ, मुख्तलिफ शहरों में ये देखें, चलो ये सजा वो कहते हैं इनको दे देते, कम से कम यहाँ से निकाला है, उधर ना लगाएं। हाँ। और इनको ऐसी जगह पर लगाएं, अगर लाहौर के बंदे को मुल्तान लगा दें, फिर बहावलपुर लगा दें, इस तरह करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो ये ज्यादती है फिर सबकी। इस तरीके से तो ये पूरा अस्पताल खाली हो जाएगा। ऐसा हो रहा है। साहब ये बताएं इसका मतलब जी। स्पीकर पंजाब असेंबली के ऑर्डर तो नहीं माने नहीं जा नहीं, हवा में उड़ाए। नहीं, स्पीकर साहब ने जो कमेटी तश्कील दी थी, वो उसने आके उनको रिप्लाई करना है, तो वो तो भी तखीर की अभी उसकी तखीर है उसकी, क्योंकि बुनियादी तौर पे जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है, जिनको दोबारा लिया गया, उनको दूर दराज। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि कमेटी ने इनकी हेयरिंग ही नहीं की, इसका मतलब ये बेगुनाह है, कोई चीज़ सामने नहीं है और उन्होंने दूसरा सिलसिला शुरू कर दिया। इसमें हमें जो है ना, आपको पता है कि जब इन्होंने हमें वहाँ पर किया था, बुलाया था, जब इन्होंने हमारे खिलाफ पीड एक्ट वगैरह लगाया, उसके बाद इंक्वायरी होनी, उसके बाद इंक्वायरी इन्होंने 3 माह के अंदर नहीं की, वो पीरियड गुजर गया हुआ है, हम ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट हो चुके हुए हैं।
वापस अपने लेकिन अब मसला है कि उन्होंने उसके बाद हियरिंग की है, हियरिंग के बाद उन्होंने हमें वो सब कुछ नहीं किया, उन्होंने हमें किया अवेटिंग। अभी मामला खत्म तो नहीं हुआ जिस तरह, लेकिन सर पोस्ट कर दिया एमपीए साहब ने कहा कि अभी वो फिर सवाल करेंगे। सर पोस्ट कर दिया उन्होंने तो बंदों को, तो लेकिन वापस भी तो आ सकते हैं ना। अभी पंजाब असेंबली का बड़ा एक आपको पंजाब असेंबली बड़ा फ्लोर है और पंजाब असेंबली के अंदर यकीनन अगर आपकी बात पहले वो एमपीए साहब बने तो आप भी बने। सर मुझे ये बताएं, एक बंदा जिसको आप मुल्तान भेज रहे हैं वो अभी 7 माह से या 8 माह से बिल्कुल वो उसके पास कुछ नहीं है। शेख साहब आपकी बात से एग्री करता हूँ। प्रोग्राम में जो है वो एक ब्रेक भी लेनी है, इसके बाद एक और इशू है, तो इसके ऊपर जो है शेख मोहम्मद नुसरत साहब आपका शुक्रिया, आप आए, और मलिक जुल्फ़िकार हसनैन साहब आपका जो है वो आप भी आए, शुक्रिया आपका, और उमर दराज साहब नुमाइंदा लाहौर रंग आपका भी शुक्रिया जी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि करप्शन एक और अदारे की बंदिश का जो है वो बंदोबस्त कर दिया है। 5 बरस जो है वो पंचायत अथार्टी खाल पंचायत अथार्टी गैर फाल रही, और उसके बाद अब जो है वो फ़ैसला ये किया गया है कि ये समरी कबीना को भिजवा दी गई है कि ये जो अथार्टी है इसको जो है वो बंद किया जाए। तो ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और इसी के ऊपर बात करेंगे। वेलकम नाज़रीन करप्शन की अगर बात करें तो ये दीमक की तरह चाटती है, और करप्शन एक और जो दायरा वो करप्शन की नज़र हो चुका है, और इसको जो है वो कबीना की जानिब से इस अथार्टी को खाल पंचायत अथार्टी इसको एक समरी भिजवाई गई है कबीना को ताकि इसकी बंदिश की जाए। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। अरबों रुपये लगाने के बावजूद ये अथार्टी गैर फाल 5 साल रही, क्यों रही, किसकी कोताही है, करप्शन की गई और क्यों नहीं पकड़ा गया, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है ख़ास तौर पर किसानों को। तो आज के जो इस अहम टॉपिक के अंदर जो मेरे गेस्ट हैं हाफिज़ मोहम्मद महबूब साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग, और जो है वो ये बीट करते हैं इसकी। हाफिज़ साहब वेलकम आपको शो में। और उसके साथ पंजाब असम्बली के अंदर भी ये मामला डिस्कस हुआ है आज, और पंजाब असम्बली के अंदर क्या हुआ है, बिलाल मिर्ज़ा साहब नुमाइंदा लाहौर रंग हमारे साथ मौजूद हैं, ये पंजाब असम्बली की बीट करते हैं। मिर्ज़ा साहब वेलकम आपको। शुक्रिया सर। हाफिज़ मोहम्मद महबूब साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है स्टोरी के हवाले से। जी बिल्कुल 1997 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो किसानों को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए जो है वो पंजाब के नवैयत पर जो है पंजाब खाल पंचायत अथार्टी जो है वो बनाई गई थी, और जिसका मकसद था कि किसानों को ख़ुद मुख्तार बनाया जाएगा, और जो इरिगेशन के मामलात हैं उनमें जो है वो उनकी मर्ज़ी से जो है वो फ़ैसले किए जाएंगे। तो ये अथार्टी जो है वो बनी, और इसको जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान की एक कंपनी थी जायका, उसके ताउन से जो है वो अरबों रुपए के जो है वो फ़ंड उनको जो है वो दिए गए थे, और इस हवाले से जो है वो किसान काफ़ी ज़्यादा खुद मुख्तार भी हो गए थे, जिस हवाले से 4 मुख्तलिफ अजला से जो है वो 400 से ज़ायद तंजीमें बनाई गई किसानों की, जो कि इस अथार्टी के तमाम जो है वो अपने फ़ैसले करती थी। और इस हवाले से एरीगेशन का एक अफसर होता था जो एक्सियन लेवल के होते थे, वो उस जो अथार्टी थी उसमें जो है वो भी शरीक होते थे। लेकिन पिछले 2019 से जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, उन्होंने जो है वो इस अथार्टी का नाम जो है वो तब्दील कर दिया, और इसको जो है पंजाब खाल पंचायत अथार्टी जो है वो इसको दे दिया गया। इससे पहले इसका नाम जो है पीडा था, तो अब जो है वो इसके बाद इनको ये नाम दिया गया। लेकिन ये जो कंपनी थी, अथार्टी थी, इसमें जो है वो अब तक 10 MD जो है वो तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा जो 30 जो है वो सेक्रेटरी जो है वो भी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन मुस्तकिल इसको कोई नहीं मिला, और इससे जो है वो फ़ायदे जो है वो अरबों रुपए के उठाए गए। जिसके बाद फ़ायदे उठाए हाफिज़ मोहम्मद महबूब साहब बताएं। इसके जो MD होते थे वो जो अफसरान थे उन्होंने फ़ायदे उठाए, क्यों ना कि उनको जो है वो सेक्रेटरी जो होता था वही MD भी जो है वो इस अथार्टी का जो है वो उसको बना दिया जाता था, जिसके बाद जो है वो आला अफसरान जो है वो इस अथार्टी के ओहदेदारों में शामिल हुए, उनको जो यहाँ से भी फैसिलिट किया जाता था। यानी इसमें करप्शन हुई बहुत ज़्यादा हुई। मुझे ये बता दें हाफिज़ मोहम्मद महबूब साहब, ये क्या इसका अगर ये बंद करते हैं, कबीना को समरी इरसाल कर दी गई है, तो कितना नुकसान है किसानों को?
अच्छा बिल्कुल, इसमें जो है वो सबसे पहली बात थी जो किसान थे उनकी अथॉरिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्यों ना कि करप्शन तो हुई है, वो तो आप कहते हैं करप्शन हुई है, इसमें किसानों का क्या कसूर है? वज़ीर आला पंजाब जो उस वक्त थे 1997 में, उनका मकसद था अथॉरिटी बनाने का, किसानों को खुद मुख्तार किया जाए और इस हवाले से जो फैसले हैं वो किसान खुद करें। लेकिन अगर ये बंद हो जाएगी, किसान गैर फाल रही 5 साल। जी बिल्कुल, ये उस्मान बुज़दार साहब के दौर से जब इसका नाम तब्दील, उसके मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर फाल होगी। बिलाल मिर्ज़ा साहब बताइएगा, पंजाब असम्बली की आप बीट करते हैं, आज पंजाब असम्बली के अंदर क्या डिस्कस हुआ इस मामले के ऊपर? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। किसान जो है पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर किसान को कसारा होगा मतलब पाकिस्तान के तमाम जो माइशत है वो कसारे में जाना शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको असम्बली का हाल ये बताता हूँ कि हुकूमती रुकन ने हुकूमती इक़दाम पे सवालिया निशान उठा दिए हैं। हुकूमती रुकन अमजद जो फैसलाबाद से इलेक्ट हुए हैं, उनका ये कहना था कि खाल जो है, अगर किसानों को पानी प्रोवाइड किया जाता है जब नहरी निज़ाम से, तो खाला बनाने पर जो 24 लाख जिस पे इस साल की उन्होंने तखमीना लागत लगाई थी कि 24 लाख रुपए का वो बनेगा, उसको अगले साल ब्यूरोक्रेसी का तरीका वारदात चेक करें, ब्यूरोक्रेसी तरीका वारदात कैसे डाल रही है। वो ही अगले साल जो है उसको तखमीना लागत 84 लाख रुपए एक खाले की कर दी गई। आप ये रकम चेक करें, कहीं 24 लाख रुपए था और कहीं वहां पे उसको उठाकर उसको 88 लाख रुपए में कन्वर्ट किया जाए। हुकूमती जो मेंबरान असम्बली हैं, उन्होंने मौजूद मेंबरान असम्बली ने ये सवालिया निशान उठा दिया कि एक साल के अंदर ये कौन से इतना बड़ा जो बहरान आने जा रहा है कि आप इसको 24 से 30 लाख में कन्वर्ट कर देंगे, 35 लाख रुपए में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली है समीउल्लाह खान साहब, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब कोई 30 लाख नहीं है, कोई 35 लाख रुपए नहीं है, 84 लाख रुपए, इतना बड़ा यहाँ पे जो पैसे गबन किए जा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप करप्शन तरीका वारदात चेक करेंगे। हुकूमती जो सेक्रेटरी था, पार्लिमानी सेक्रेटरी जो बराए ज़राअत है, वो इस बात से लाइलम निकले हैं, लाइलम निकले हैं। उन्होंने कहा कि सर हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये आखिर हुआ कि उन्होंने कहा, आपने सवाल तो बहुत अच्छा जो है पॉइंट रेज किया है कि कहीं 24 लाख रुपए, कहीं 88 लाख रुपए पे रकम जो है कन्वर्ट हो रही है। तो इतनी बड़ी हम इस पूरे मामले के ऊपर मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब से भी बात करते हैं। चूँकि ये जो अथॉरिटी थी खाल पंचायत अथॉरिटी, इसका किसानों को कोई फ़ायदा था, नुकसान होगा, तो इस हवाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाट साहब बताइएगा, ये जो अथॉरिटी है इसके मतलब हुकूमत ने फ़ैसला किया है, बल्कि एक समरी रिसाल कर दिया काबीना को, और इसमें मुतवक्के तौर पर फ़ैसला यही है कि इसको बंद कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि जब से CM पंजाब मरियम नवाज साहब आई हैं, आप ये समझो कि अभी आप आज इसका नोटिफिकेशन हुआ है, कल फूड डिपार्टमेंट का आपको पता चला है कि वो नोटिफिकेशन हो रहा है कि फूड डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। अब तो वो कहती है कि मैंने किसानों के साथ जो भी चूज जुड़ी हुई है उसको सबको बंद कर देना है। यहाँ तक कि अभी ये जुल्म है कि गंदम का जो गवर्नमेंट ने रेट 3900 का रखा था, आज वो किसान अपनी गंदम 2800 पे बेचता है, तो उस पर FRA दर्ज कर रही है मरियम साहबा। मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट पंजाब क्या चाहती है। किसान अगर मुल्क, जैसे हमारे भाई ने नुमाइंदा आपके दोस्त ने बात की है कि 70% मुल्क को चलाने वाले किसान हैं, अगर किसानों को इस तरह जुल्म करके उनकी तबाही कर देंगे ज़राअत की, तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। लेकिन बाट साहब, आपके लिए ट्रैक्टर भी लाए जा रहे हैं, आपके लिए कुछ मनसूबे भी लाए जा रहे हैं, और आपके लिए पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो कुछ आपको कर्जे भी दिए जाएंगे, तो ये सारा कुछ आप समझते नहीं कि आपके लिए इक़दामात हैं मौजूदा हुकूमत की जानब से? इंशाल्लाह बहुत जल्द आप प्रेस क्लब के सामने किसान अपने जो ट्रैक्टर लेके बेचने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे रह नहीं गए, बच ही नहीं गए। हमारी जो गंदम थी वो खत्म होगी। जो सीड इन्होंने दिया मूंजी का, वो सीड 2 अरब निकला। ये जो 100 मन मेरी 125 मन एवरेज आ रही थी, वो 20 मन निकली। काटन आज 7000 रुपए की बिक रही है। 3 फसलें तो मेरे किसान की तबाह हो गई हैं। तो हम तो ट्रैक्टर क्या लेंगे, हम तो ट्रैक्टर अपने जो घर वाले हैं वो भी बेचने आएंगे, बल्कि बच्चे अभी इंशाल्लाह प्रेस क्लब पे बेचने आएंगे अपने। तो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपको, कोई आपको फ़ायदा नहीं है इस कारोबार में? ये बिजनेस है आपका? सर आप देखिए ना, गंदम मेरी खर्चा आया 4000 में, मुझे कहते हैं CM पंजाब की इसको 250 में बेच दो। मेरी मूंजी का जो इन्होंने सीड दिया, वो जो मेरी 125 मन एवरेज आ रही थी, वो उसको 25 मन एवरेज आई। अभी जो गंदम मेरी काश्त अभी होनी, काटन जो है वो 7000 में बिक रही है। मेरा एवरेज जो खर्चा है वो 10,000 रुपये मन आ रहा है उसका जो है ना।
तो मेरा किसान तो 3 फसलें तबाह हो गई, अगले दफा जो गंदम काश्त करने के हमारे पास तो पैसे नहीं है। और ये मरियम साहबा को अंदाजा नहीं है कि अगर गंदम काश्त ना हुई तो क्या इतने जरा मुबादला डॉलर हैं कि हम बाहर से गंदम को मुझे ये बाट साहब ये बताइए कि जो अथॉरिटी है, ये तो आपकी बातें जो है मैंने सारी सुनी हैं और यकीनन नाज़रीन भी सुन रहे हैं, अथॉरिटी का भी बता दें, इसका भी कोई क्या फ़ायदा था, नुकसान था, या आप क्या समझते हैं, आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? देखिए जी, अथॉरिटी का थोड़ा बहुत पहले शुरू में किसानों को रिलीफ मिला, बाद में वो जो ब्यूरोक्रेसी जो बैठी थी वो अपनी मर्जी से किसानों को डालती थी, हमें तो इत्मीनान में लेते नहीं थे। और उसके साथ मिलके इन्होंने अरबों रुपए की जो करप्शन की है उसमें हमें तो किसानों को तो सिर्फ नाम होता था, शनाख्ती कार्ड होते थे, असल तो खा ये ब्यूरोक्रेसी जो एमडी लगता था, जो भी लगता था वही खा जाता था, करप्शन वही कर जाते थे। तो आपको सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल किया जाता था? जी, बिल्कुल नाम इस्तेमाल किया जाता था। तो अब आपने जो एक कॉल दे दी है, ये कोई आप क्यों ये एहतजाज वगैरह की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करता है। 18 तारीख को डीसी ऑफिस दफ्तर के सामने हमारा परमानेंट एहतजाज है, इसलिए कि हमारे भावल नगर में 10 FIR गवर्नमेंट पंजाब ने दे दी है, इसलिए कि जो गंदम किसान 2800 की, मैं 3900 की बात नहीं कर रहा, जो 2800 की बेच रहा था उसको बोला कि आप 2800 की गंदम क्यों बेच रहे हैं, खरीदने और बेचने वाले पे दोनों पे FIR दे दी। मैं हैरान हूं कि गंदम मेरी है, मैं अपनी अगर गवर्नमेंट फूड ने नहीं खरीदी, गवर्नमेंट पंजाब ने 3900 रेट रखा है, तो वो कैसे मुझे मरियम साहबा रोक सकती है कि मैं अपनी गंदम 2800 में भी नहीं बेच सकता? बाट साहब कोई और वजह होगी FIR की जो है वो इंदराज की? सर जी, मैं FIR आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप जो है वो आप इसी वजह से FIR हुई है कि आप जो है वो इसमें नहीं बेच सकते जो रेट? जी देखें जी, अब कितना जुल्म है कि जमीन मेरी, काश्त मेरी, मैंने पैसा खर्च किया, फूड डिपार्टमेंट से मेरे से गंदम खरीदी नहीं है और फूड डिपार्टमेंट ने मेरे साथ बैठ के रेट ही नहीं डिसाइड किया। तो अब ये गंदम किधर पड़ी है सारी? सारी जी आधी हमने उस वक्त बेच दी जब हमारे पास शुरू में आई, जो भी 2200, 2300, 2400, 2500 की थी। कुछ गंदम हमने अपने घरों में रखी थी कि चलो कोई रेट बढ़ेगा तो हम अपनी गंदम बेच लेंगे। अब अगर वो मार्केट में हमने गंदम निकाली, क्योंकि हमारी जो मूंजी थी वो नहीं हुई, काटन का रेट नहीं मिला, तो जो बची हुई गंदम थी वो मार्केट में जब अभी लेके आए हैं कि रेट अच्छा हो जाएगा, तो उस पे गवर्नमेंट हमें 2800 पे भी हमारे पे FIR दे रही है। तो कितने में बेचें आप अगर FIR से बचना है तो? तो देखें जी, वो कहते हैं 2600 में बेचे। ठीक है। तो अब ये आपके मुतालबा था, खासतौर पर गंदम का जो है मुतालबा फरोख्त करने के ऊपर, आप कहते हैं गंदम का हमारा सर गंदम का मुतालबा, गन्ने का रेट अभी तक नहीं मिला, शुगर माफिया ने अभी तक तकरीबन दूसरा सीजन आ गया, गन्ना तैयार हो गया और दूसरा भी गन्ने का रेट डिसाइड नहीं कर रहे कि गन्ना कितने का खरीदना है। इस तरह किसान के साथ जुल्म हो रहा है जब से ये गवर्नमेंट आई। हम अल्लाह गवाह है कि मेरा कोई जाती किसी पार्टी से या मैं कोई नून लीग या पीटी या कोई पीटी, ये बिल्कुल नहीं है। मैं ओरिजिनल किसान की बात कर रहा हूँ कि जब से मरियम आई है उसको अंदाजा ही नहीं है कि किसानों को डील क्या करना है, ज़राअत होती क्या है। एज ए स्टेक होल्डर पंजाब हुकूमत के साथ बैठे हैं एज ए स्टेक होल्डर। सर वो क्या आप क्या समझते हैं, हमारी क्या औकात है? किसानों को वो कोई बैठाते हैं? हम किसानों को कौन पूछता है सर? नहीं, एक बड़ी हम समझती नहीं है वो। हम तो माफिया हैं, किसान तो माफिया के साथ वो कैसे बैठेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी खालिद हुसैन बाट साहब। उनका भी मौक़िफ़ आ चुका है कि अथॉरिटी जो है खाल पंचायत अथॉरिटी, उनका शुरू में जो है वो इस अथॉरिटी का फ़ायदा था, लेकिन अब इसका भी जो है वो उसके बाद फ़ायदा नहीं था, इसमें भी करप्शन हुई है। और अफसोस कि 5 साल ये अथॉरिटी गैर फ़ाल रही और उसके बाद इसमें करप्शन आ चुकी, और ना सिर्फ इसमें करप्शन बल्कि जो है वो इसके अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो जिसमें जो अफसरान थे शामिल, उन्होंने भी करप्शन की। ज़ाहिर अब अगर करप्शन हुई है तो फिर इसको बंद करने का फ़ैसला पंजाब हुकूमत ने किया है। तो इस पूरे मामले को हमने आज आपको ये टॉपिक, इसके ऊपर भी हमने बात की, ख़ास तौर पर जो है वो खाल अथॉरिटी, इसका जो है वो किसानों को फ़ायदा है या नुकसान। तो बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ महबूब साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बिलाल मिर्ज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद थे खालिद हुसैन बाट साहब, मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद, और उनसे भी हमने बात की। तो नाज़रीन, यही है कि एक मरतबा फिर जो है वो किसानों की जानिब से भी जो एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का उन्होंने कह दिया है, और DC लाहौर ऑफिस या प्रेस क्लब के सामने वो एहतजाज करेंगे।
और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि बड़ी तादाद में महकमा सेहत के मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया और मुअत्तल करने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से जो है वो नोटिस लिया गया, फिर उस मामले के ऊपर जो है वो कमेटी बनी। ताहम अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ताहम आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।